ख्वाहिश थी कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट के सेशंस को कंटिन्यू रखा हुआ था, तो मैं उसको वापस से कंटिन्यू रखता हूँ। फिर एक सवाल है भाई, सवाल में कुछ मिक्सचर है। मिक्सचर ये है कि इसमें आपने इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को भी देखना है और फिर बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं अगर इसकी रिक्वायरमेंट पे जाऊं, आप देखें इसकी रिक्वायरमेंट, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखते हैं। सबसे पहले जानिए रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। हम आ गए यहाँ पे, चुन चुन के लिए तुम्हारे लिए सवाल लेके आया हूं। चलें जी, देखिएगा रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी स्टेट द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड व्हेन द फर्म was planned procedures for each deficiency, outline the possible consequences of the deficiency and provide recommendation or remedy for each। यानी आप देखें, जब मैंने इंटरनल कंट्रोल के आपको लेक्चर्स करवाए हैं उसके अंदर मैंने यही सिखाया कि आप डेफिशिएंसी बताएंगे, डेफिशिएंसी के बाद आप बताएंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या, और फिर क्या दे देंगे, रिकमेंडेशन। ऐसा ही है। अच्छा, डेफिशिएंसी लिखने का तरीका याद है? जैसे अगर मैं कह रहा हूं क्रेडिट लिमिट सेट या चेक नहीं होती तो मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट लिमिट सेट या चेक नहीं होती, सिंपल लिख दूंगा, ये डेफिशिएंसी है। नहीं आई बात समझ? याद आ रहा है? अब मैं करवा देता हूं। हाँ जी, पहले जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भाई, यही है ना? अगर क्रेडिट लिमिट सेट या चेक नहीं हो रही है तो वो डेफिशिएंसी है। इसके आगे क्या लिखोगे? क्रेडिट लिमिट सेट और चेक नहीं हो रही, यही डेफिशिएंसी, सीधे से लिख देना। यानी हम ये लिख दें कि भाई क्रेडिट लिमिट इज नॉट सेट एंड चेक बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर या बिफोर रिसीविंग एन ऑर्डर, ये डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा जल्दी बताओ इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्रेडिट लिमिट सेट या चेक नहीं हो रही, रिस्क ऑफ बैड डेट्स, रिस्क दैट वी माइट सेल द गुड्स टू द इंडिविजुअल हु इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, ये लिख दिया आपने, वेरी गुड। तो रिकमेंडेशन क्या होगी? बस सिंपल, जो वीकनेस है कि उसको शुड बी के साथ आप कर देंगे कि अच्छा शुड बी के साथ करना तो जुगाड़ है। आप ये बोलेंगे एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद अ प्रॉपर अथॉरिटी शुड अप्रूव सेट एंड चेक लिमिट बिफोर रिसीविंग सेल्स ऑर्डर। ऐसा ही है। चलें जी, तो अब देखें, वापस से रीड कर लेता हूं रिक्वायरमेंट को। वो कह रहा है स्टेट द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड व्हेन परफॉर्मिंग द प्लान्ड प्रोसीजर। यानी आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे और आपके सामने आ गया कि भाई ये चल रहा है ये तो, और फिर बोल रहा है कि फॉर ईच डेफिशिएंसी जो आपको लगती है, मुझे नहीं पता कि क्या डेफिशिएंसीज हैं, आउटलाइन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के उससे हो क्या सकता है, और फिर आप अपनी रिकमेंडेशन, अपनी राय सामने रखें। आगे जी, फिर कह रहा है in respect of Warrior's overdue balance, state whether you would modify your firm's assurance report, give reasons for your conclusion and describe the modification if any to the assurance report। ये जो है आपके पास, ये तीसरा वाला जो एलिमेंट है, ये आपके उसका नहीं है कि भाई आपके फर्म के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हम ICW के लिए देखते हैं, आप अभी इसको भूल जाएं। आपने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को देखना है? पहली और दूसरी। तो जल्दी से मेरे बच्चों पहली पे शुरू हो जाएं, आप रीड करें, रीड करें जी। shall be opportunity for committing fraud by posting journal entries, वेरी गुड, ये हो गई इसका implication। और the chances of error shall be high, good, very good। Thus there should be a proper authorization by the independent person as the segregation of duties shall ensure the correction। ये आपको लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ ये लिख देंगे उषा कि there should be a proper authorization mechanism, maker will be the different person and checker will be the different person, maker checker principle होना चाहिए, गुड। अच्छा अगर मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों ने एक चीज इसमें मिस की है, यहाँ पे एक IT कंट्रोल भी है। IT कंट्रोल का मतलब है, मैंने आपको याद करो EFU की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर डुप्लीकेट इनवॉइसेस, हाँ डुप्लीकेट इनवॉइसेस, यानी जब आप सिस्टम में पार्क कर रहे होते हैं ना कि भाई मैंने जो है ये लेट से पेमेंट करनी है, पर किस इनवॉइस के अगेंस्ट में करनी है। अगर एक इनवॉइस पहले पार्क हो चुकी है तो वापस से वो पार्क एरर देना वो, तो ये कौन सा कंट्रोल होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं? प्रिवेंटिव, वेरी गुड यार, वेरी गुड। प्रिवेंटिव कंट्रोल होता ही है कि सिस्टम उसको प्रिवेंट करे, ऐसा है। तो क्या यहां पे मौजूद है या नहीं है? नहीं है।
अब्दुल अजीज कह रहे हैं, there are no controls for authorization regarding journal entries and IT controls are weak, which does not prohibit duplicate entries by using the same reference number. ओके जी, पर अब्दुल हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल भी कर सकते हैं, लिखा तुमने सही है, तुम सिंपल यूं लिख सकते हो, there is a lack of preventive control as system does not prevent duplicate numbers, duplicate reference number to be posted. Okay, prepayments have been posted to GL twice and also not authorized and reviewed, which might impact the financial statement adversely and also chances of fraud. अच्छा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करेगा एडवर्सली, दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. आप इसमें टारगेटेड बताया जाना कि इसमें हो क्या सकता है, कि फाइनेंशियल्स में डुप्लीकेट एंट्रीज मौजूद होंगी, फ्रॉडुलेंट एंट्री मौजूद होंगी. द एंटिटी शुड हायर इंडिपेंडेंट पर्सन सो दैट, अच्छा देखो आपने ये भी नहीं लिखना कि द एंटिटी शुड हायर. व्हाई यू आर रिकमेंडिंग दैट एंटिटी शुड हायर? आप सिर्फ ये बोलेंगे कि देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन हु विल अप्रूव द जनरल एंट्रीज. सही है, आप हायरिंग की बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बात पता है सवाल के अंदर कि वहां पे लोग ही नहीं है. हाँ जी, बाकी बच्चे क्या हो गया जानी? ओके, शहजिल लिखते हैं डेफिशिएंसी जनरल एंट्रीज आर नॉट ऑथोराइज. वेरी गुड, आपने हेडिंग डाल के लिख दिया. इम्पैक्ट ऑफ द जनरल एंट्रीज आर नॉट ऑथोराइज, देयर मे बी अ चांस ऑफ एंटरिंग डुप्लीकेट जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो चांसेस ऑफ फ्रॉड. Recommendation: general entries should be authorized by the independent person and entered by the independent person in order to make segregation of duties. या सिंपल ये भी कह सकते हैं कि each journal entry should be approved by the independent person. Journal entries are not being authorized. थोड़ी सी अंग्रेजी सही करनी पड़ेगी ये मतलब है, which may lead to increase in chances of fraud. Therefore, the entries should be authorized by the independent authorized person. अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया जब भी ऐसे सवाल करो ना तो हेडिंग वाइज डेफिशिएंसी, इम्पैक्ट और रिकमेंडेशन. द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,52,000, अच्छा भाई, डज नॉट रिटेन द एविडेंस रिलेटेड टू गुड डिलीवरी, देयर माइट बी अ चांस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री. चलो अगर मैं एक एक करके लिखूं आप लोगों के लिए. डेफिशिएंसी पहली तो लिख ली ना सबने, डेफिशिएंसी नंबर 1. हाँ भाई, डेफिशिएंसी नंबर 1 सही है जी. हमने कहा जेईज आर नॉट ऑथोराइज्ड बिफोर पोस्टिंग. देख भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है. टू रिकॉर्ड द जनरल, देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिव्यूइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर सिग्निफिकेंट जनरल एंट्रीज. मैं जनरल एंट्रीज को ऐसे ही देख रहा था, नोट किया मैंने कि भाई हमारे पास ईयर एंड के ऊपर टू रिकॉर्ड द प्रीपेमेंट्स हैड बीन पोस्टेड टू जनरल लेजर ट्वाइस इन एरर. द जनरल एंट्रीज हैड नॉट बीन ऑथराइज्ड और रिव्यूड. जनरल एंट्रीज हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड और रिव्यूड. तो हमने क्या लिख दिया, जेईज आर नॉट ऑथराइज्ड और रिव्यूड, दोनों लिखेंगे बिफोर पोस्टिंग. मैंने कहा सर इसका इंपैक्ट बताएं. हाँ जी जल्दी बताएं, तमीज और तहजीब से बताएं. चलो ये तो सिंपल हो गया. देयर इज अ रिस्क ऑफ एरर्स इन, या इसको यूं लिखते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स इन दी जनरल एंट्रीज एज देयर इज नो रिव्यू प्रोसीजर. ऐसा है, सीधा सीधा आपने इंपैक्ट बता दिया. सही है, देयर कैन बी
fictitious entries ये हम कर लेते हैं चेंज। हाँ भाई, देयर कैन बी फिक्टिशियस एंट्रीज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जनरल लेजर। ऐसा ही है, फिक्टिशियस एंट्रीज बनेंगी ना भाई, कोई देखने वाला ही नहीं है। सही है जी। इसके आगे हम लिख सकते हैं दिस विल प्रोवाइड प्रिपेयर एंड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। हाँ भाई, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कैसे मिलेगी अपॉर्चुनिटी? कोई भी एंट्री मार देगा, कोई भी एक्सपेंस मार देगा, बोलेगा पेमेंट किया, जिसको अप्रूव भी नहीं किया हो तो बोलेगा हाँ यार एंट्री पर भी एक्सपेंस है। पेबल बना दिया, बोले यार देखो एक्सपेंस बुक किया था, अब पेमेंट करनी है। बात समझ आई? चलें जी, ये भी बात हो गई। अच्छा, अब हमने कहा डेफिशिएंसी नंबर 2। डेफिशिएंसी नंबर 2, IT system does not prevent duplicate entries with same reference numbers। ऐसा है, IT system do not prevent duplicate entries with same reference number। यानी मैंने कहा कि भाई अगर मैं गुड्स खरीद के लाया तो उसकी इनवॉइस का नंबर है 10243, तो 10243 के अगेंस्ट में अगर मैं गुड्स खरीद के लाया हूं तो मुझे परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने ये कहा कि भाई जब मैंने परचेजेस, प्लीज सुनिएगा और फोकस के साथ, जब मैंने परचेज रिकॉर्ड की होगी तो मैंने क्या किया होगा, 10234 का अमाउंट डाला होगा। मैंने कहा ये इनवॉइस नंबर है, इसके अगेंस्ट में इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। अच्छा, जब मैं सेटल करने जा रहा हूँ इसको, तो वो मुझे बोलेगा कि भाई बताओ कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में सेटल कर रहे हो। तो मैंने उस इनवॉइस की सेटलमेंट अगर पूरी कर ली है तो मैं वो नंबर डालूंगा, वो सेटल हो जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, वापस से वो डालने दे रहा है। तो यानी एक इनवॉइस कितनी मर्तबा सेटल हो सकती है? 2 बार। अच्छा क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम आपको रोक नहीं रहा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं जो मैंने अभी रिसेंटली भी पकड़ा था एक इदारे में, XYZ है, मैं नाम नहीं लूंगा। सुनो, हुआ क्या वहां पे, मैंने ये देखना चाहा, क्योंकि मैं तो सिस्टम IT टेस्टिंग भी करता हूं ना बैठ के, क्योंकि भाई मुझे तो, मैंने आपको बताया कि ऑडिट तो आजकल है वो कंप्यूटराइज ही है, जैसे मैं रोबोटिक्स लगा रहा हूं। तो जब क्लाइंट इतना हैवी IT सिस्टम यूज कर रहा है तो उसके कंट्रोल्स मैनुअल नहीं है, वो क्या है, IT बेस्ड हैं। अच्छा, मैंने उनसे प्रोसेस पूछा, मैंने कहा पेमेंट से पहले तुम्हारा क्या प्रोसेस है? मैंने क्या बोला, पेमेंट से पहले तुम्हारा क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन वाली बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं कि पेमेंट से पहले तुम्हारा क्या प्रोसेस है, मैंने ये बताओ। उसने बोला भाई पेमेंट से पहले हमारा ये प्रोसेस है कि जब मैं एक्सपेंस की एंट्री मारता हूं, जब मैं पेमेंट की नहीं एक्सपेंस की, तो मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूं कि भाई ये एक्सपेंस है। अच्छा, अब एक चीज, एक्सपेंस की बुकिंग जब हो रही होती है तो जैसे ही मैं इनवॉइस नंबर डालता हूं तो एक वाउचर निकलता है। क्या निकलता है? वाउचर निकलता है। अच्छा, जैसे ही वाउचर निकलता है वो CFO साइन करता है कि एक्सपेंस डेबिट पेएबल, उस पर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होता है, CFO मैच करके साइन करता है। अच्छा, जैसे ही वो एंट्री क्लिक करता है CFO के पास अप्रूवल के लिए जाती है। ये क्या हो गया, रिव्यू प्रोसीजर, जो कि सवाल में नहीं था। ऐसा है? पहले बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा है? प्रिवेंटिव ही है ना मेरी जान, प्रिवेंटिव ही है। अब आगे सुने, ये बुकिंग हो गई, अब होगी सेटलमेंट। अब क्या होगी? अच्छा, ये जो एक्सपेंस बुक हुआ था, अज्यूम करो 5 लाख रुपए का हुआ था। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इनसे निकलवाई MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरे साल की। मैंने कहा जिस जिस इनवॉइस की पेमेंट हुई है ना, वो इनवॉइस नंबर और सारे आपके पेएबल के डेबिट्स मुझे दे दो। तो IT सिस्टम में क्या टट टट करके निकाला, पूरी रिपोर्ट बाहर आ गई। एक्सेल में उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा थैंक यू सर, आपने मुझे पकड़ा दी। मैंने क्या किया, एक्सेल में उस पर डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? डुप्लीकेट का फॉर्मूला। अच्छा, जैसे ही मैंने डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगाया तो उसमें बहुत सारे रेड होके आ गए, बहुत सारे रेड होके आ गए। अच्छा, बहुत बात समझिएगा, बहुत सारे रेड होके आए तो उसमें एक खदशा ये भी था कि हो सकता है चंक्स में पेमेंट हुई हो एक ही इनवॉइस की। पर हम भी गेम थे, हमने बोला एक्सपेंस कितने का बुक हुआ था, तो मैंने रोबोटिक्स लगाया।
मैंने कहा एक्सपेंस बुक हुआ था वर्सेस पेमेंट्स कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस सामने खड़ा हो गया मेरे। अच्छा, इससे पता क्या लगा? इससे पता ये लगा कि सिस्टम प्रिवेंट नहीं करता था बार बार एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट करने से। सिस्टम को करना क्या चाहिए था पता है? सुनना, सिस्टम को करना ये चाहिए था कि मैं 1 0 2 3 4 वापस से डालू ना पेमेंट के लिए, सीएफओ के पास जाने से पहले, वाउचर निकलने से पहले रिजेक्ट कर दे। क्या वो आगे बढ़ने देगा या बढ़ने ही नहीं देगा? क्योंकि वो कहेगा कि भाई ये इनवॉइस वैलिड नहीं, और पेमेंट तो उसी के अगेंस्ट हो सकती है जिसको सीएफओ ने अप्रूव किया था। नहीं आई बात समझ? आ रही है नहीं आ रही? पेमेंट किसके अगेंस्ट हो सकती है? जिसको सीएफओ ने नंबर पे अप्रूव किया था। अच्छा, अब आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा? सर मैं कोई और नंबर डाल दूं, वो पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में है ही नहीं। नहीं, अमाउंट में वही तो कह रहा हूं ना। नहीं, एक देखो, अब दो चीजें अलग है, दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक है बुकिंग का कंट्रोल, एक है पेमेंट का कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल क्या है? पेमेंट वाला। दूसरा पेमेंट वाला है, ये बात याद रखें, दूसरा पेमेंट वाला है। दूसरा वो नहीं है कि आप जो है बुकिंग पे, पहला बुकिंग पे, दूसरा पेमेंट पे। बात क्लियर है? अब बात समझिएगा। अब देखो, अमाउंट का मसला नहीं है। अमाउंट का क्यों नहीं मसला है, ये भी समझ लो। अमाउंट का इसलिए नहीं मसला है क्योंकि बेटा एक इनवॉइस 3 किस्तों में भी सेटल्ड होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है, बिल्कुल ये भी लगा सकते हो। मैं देखो इनका चांस ये था कि सर सिस्टम में ऐसा कंट्रोल भी लगा दे, लिमिट चेक। क्या लगा दे? लिमिट चेक, कि भाई एक इनवॉइस अगर आई है तो उससे ज्यादा उसकी पेमेंट ना हो सके, वो सिस्टम प्रोसेस ही नहीं करने दे आगे। बात क्लियर है? बट क्या जो मैंने आपको एग्जांपल दी मेरे बच्चों, उसमें हुआ क्या? उसने सिस्टम ने प्रोसेस करने दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इनवॉइस की 2 बार पेमेंट हो जाए? तो वो यहां पे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आईटी सिस्टम डज नॉट प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्रीज विद द सेम रेफरेंस नंबर्स। मैं जैसे ही रेफरेंस नंबर डालूंगा वो उसको अलाउ करेगा, वाउचर निकलेगा, सीएफओ साइन कर लेगा। अच्छा, सीएफओ के दिमाग में क्या होगा? जल्दी बताओ, सीएफओ के दिमाग में क्या होगा? मैंने इनवॉइस अप्रूव की हुई है। नहीं, यही बात समझ। सीएफओ के दिमाग में क्या होगा? जल्दी बताओ। ऑलरेडी इनवॉइस अप्रूव की हुई है। अब उसको कितना याद रहेगा? उसने लेट से 3 महीने साइन किया था पहले, उसको तो ये बात तो पता नहीं। मेरी बात समझना, मैंने ये सीएफओ को भी समझाई। मैंने कहा सर आपको 3 महीने वाली पहले कैसे चीज याद होगी? क्या आपने साइन की थी पेमेंट के लिए? बोल रहा यार मैंने ऑथराइजेशन तो की थी ना एक्सपेंस बुक करते वक्त। मैंने कहा भाई एक्सपेंस बुक करते वक्त आपने बेशक किया था, मैं मना ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं बात अभी एक्सपेंस बुक करने की है, पैसा जाने की है। सबसे खतरनाक कंट्रोल कहां होना चाहिए? पेमेंट पे। तो मैंने कहा आपने वहीं भंड मारा हुआ है। तो कह रहा यार ऐसा चांस हुआ नहीं है। फिर हमने देखा क्या ऐसा चांस हुआ नहीं था, वो 2-3 पेमेंट्स हुई हुई थी। सही है जी, और वो भी ओवर पेमेंट होके फिर एडवांस के लेजर में पड़ी हुई थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं था। उसने कहा कि हमें पता, पर देखो रिस्क तो निकला ना, रिस्क तो निकला ना। तो ये रिस्क है। फिर उन्होंने क्या किया? कंट्रोल लगा दिया, सिस्टम अलाउ नहीं करता। पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई जानी आईडी की? भाई एक इनवॉइस की 5 बुकिंग हो रही थी। मैं कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। सही है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है जी, ओके। अब आगे, अब हमने कहा कि भाई इसका इंपैक्ट बताएंगे क्या है। देयर कैन बी डुप्लीकेट पेमेंट्स। हाँ भाई ऐसा है, देयर कैन बी डुप्लीकेट पेमेंट्स as there is no preventive control। ऐसा है। तो हमने कहा भाई डुप्लीकेट पेमेंट्स होंगे, डुप्लीकेट पेमेंट्स इटसेल्फ इज अ फ्रॉड। यही है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात समझ आती है? सर स्कैम पे यही होगा ना कि देयर माइट बी रिस्क ऑफ सेम इनवॉइस सेटल मेनी टाइम्स। बिल्कुल ऐसा ही बेटा, वही लिखा है मैंने, वही लिखा है। चलें अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पे आ जाऊं डेफिशिएंसी 3 के ऊपर, तो आप मुझे आगे देख के बताएं, आप मुझे आगे देख के बताएं कि क्या इसमें कोई और चीज़ आपको देखो लिखा हुआ क्या है। फर्म एनालिटिकल प्रोसीजर कर रही थी, तो आपको पता है ना एनालिटिकल प्रोसीजर में हमारे डेटा डेज निकलते हैं, ऐसा है। तो जब मेरे बच्चों मेरे डेटा डेज निकलते हैं, तो मैं कह रहा था पिछले साल के मुकाबले में इस साल डेज ज़्यादा हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे रिसीवेबल्स फारे गए, उसमें से कुछ होते हैं जो ख़राब कर रहे होते हैं इसको।
तो फिर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई कौन से ऐसे रिसीवेबल है जो जमा हुए जा रहे हैं और रिकवर नहीं हो रहे। आगे देखते हैं, वो कह ये रहा है एट 31 जनवरी 2006 टू 42 एट 31 जनवरी 2007 वाइपर्स क्रेडिट टर्म्स आर 30 डेज, और हम कितने पे पहुंच चुके हैं? 42 पे। तो यानी इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो पैसे नहीं दे रहे क्योंकि रिसीवेबल में जमा हुए हैं ना, वो रेशियो को खराब कर रहे हैं। इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट रिवील्ड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड एन ओवरड्यू बैलेंस ऑफ 152,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉरियर लिमिटेड। वॉरियर हैज रिफ्यूज्ड टू पे द बैलेंस बिकॉज इट क्लेम्स दैट उसने कभी गुड्स रिसीव नहीं किए। अच्छा, जब ऐसा हालात वाकयात होते हैं ना प्रैक्टिकली, फिर हम जाते हैं क्लाइंट, देखो आपको कुछ याद है, मैंने कंफर्मेशंस में आपको सिखाया था ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। क्या सिखाया था? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। याद आ रहा है कुछ? जल्दी बताओ, जल्दी से भाई। अगर कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता तो आप सिर्फ इनवॉइस चेक नहीं करते मेरे बच्चों, आप ये भी देखते हैं माल गया था या नहीं गया था। आप सबसे पहले सेल्स ऑर्डर देखते हैं, नॉट एन एग्रीमेंट, दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। आप सबसे पहले सेल्स ऑर्डर देखेंगे, फिर देखेंगे उसके अगेंस्ट में जीडीएन बना था या नहीं बना था, उसकी इनवॉइस हमने की थी। तो हम कहते हैं कि जब ये तीनों चीजें पूरी हो गई तो मतलब सेल हो चुकी थी। उसके दस्तखत होंगे जीडीएन के ऊपर, उसके ऊपर दस्तखत होंगे उसके जीडीएन पे कि भाई वो रिसीव करके गया है, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी रिसीवेबल सही है। अब पे करना या ना करना एक अलग एंगल है, वो फिर बैड डेट है। पहला रिस्क क्या होता है कि सेल ही ना हो, सेल ही ना हो तो रिसीवेबल भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चलिए जी आगे देखो, फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्यूटेड होते हैं तो पहले तो मैंने ये कंफर्म करना है रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस। इस बात को समझो, पहले इस बात को मेरी समझो। नहीं, आप दो चीजों को मिक्स करते हैं। मैं कह रहा हूं आप असर्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं ना, हाँ ऐसा है। तो मुझे आप एक बात बताएं ऑनलाइन वालों, जब आप असर्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं और आपने ऑल टुगेदर कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई नहीं आया, तो अब उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करोगे कि वाकई रिसीवेबल में एग्जिस्ट करता था? तो कैसे करेंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से। ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि भाई मेरे पास सेल्स ऑर्डर आया होगा, जीडीएन बना होगा, इनवॉइस की होगी, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? फिर मुझे पता लगा चलो ये भी हो गया, अब मुझे देखने में ये लग रहा है कि ये पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो अब मुझसे क्लाइंट बहस करेगा तुमने रिसीवेबल देख तो लिया। मैंने कहा रिसीवेबल देख तो लिया, एग्जिस्ट करता है, बट मैं कह रहा हूँ रिकवर नहीं होगा, तो क्या वैल्यूएशन का रिस्क है? और ये तो तब जाते हैं जब हमें जो है कंफर्मेशन नहीं आ रही हो। एजेड के बैलेंस की बात कर रहा हूँ। चलें गुड आगे। फिर हमने कहा कि भाई वॉरियर हैज रिफ्यूज्ड टू पे द बैलेंस बिकॉज इट क्लेम्स दैट डिड नॉट रिसीव द गुड्स। वाइपर डज नॉट रिटेन एविडेंस दैट गुड्स हैव बीन dispatched from its warehouse or received by its customer. The directors do not consider it necessary to make any adjustment to the FS in respect of this matter. इसको देख के बताएं क्या इसमें कोई आपको डेफिशिएंसी दिखती है? चलें जी लिखें, फिर उसका इम्पैक्ट भी लिखिएगा। वेरी गुड मूसा, बेहतरीन। स्मॉल लिखते हैं एंटिटी डज नॉट रिटेन एविडेंस ऑफ साइंड जीडीएन विच माइट रिजल्ट इन कस्टमर डिमांडिंग गुड्स ट्वाइस। वेरी गुड, ये भी सही है। अच्छा, क्या इसमें इन्वेंट्री चोरी होने का रिस्क है ना? कि रिकॉर्ड ही नहीं है कि जीडीएन बन रहा है, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री भी है। Customer might refuse to pay for the goods he has received. हाँ, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगी ना? नहीं, थोड़ा सा टारगेटेड रहना चाहिए आपने। रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट आउटवर्ड कोई वर्ड नहीं होता,
रिस्क होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो एफएस से लिंक करो ना कि भाई जाहिर सी बात है वो क्लेम नहीं देगा तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं मिलेंगे। इन्वेंट्री थेफ्ट होने का रिस्क है, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड। वेरी गुड, ये शैजिल ने बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है। ये देखो ये अच्छी चीज लिखी है, अननेसेसरी claims from the customers regarding non receipt of inventory। वेरी वेल ड्राफ्टेड यार। नहीं देखो रिफ्यूज तो अलग है, रिफ्यूज तो अलग है। वो कह रहा है नहीं, वो कह रहा है कि भाई कस्टमर आके फिर खड़ा हो जाएगा कि मुझे इन्वेंट्री दो, मुझे मिली नहीं है, सही है ना। तो वो कह रहा है अननेसेसरी क्लेम्स फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग नॉट रिसीट ऑफ गुड, नॉट रिसीट लिख दिया, नॉन रिसीट ऑफ गुड इन्वेंट्री, सही है जी। देयर इज अ रिस्क ऑफ, अच्छा मिस एप्रोप्रिएशन लिखें तो अच्छा होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री एज कंपनी डज नॉट मेंटेन any records relating to inward and outward, ऐसा है। वेरी गुड यार। तीसरा लिखेंगे कस्टमर माइट रिफ्यूज टू पे फॉर द गुड्स ही हैज रिसीव्ड। वेरी गुड। हाँ जी, पहले बताओ गेम समझ आई? यानी देखो आपको कोई भी सवाल हो वो मिक्स प्लेट में दे सकता है ना। क्या आपने ऑल टुगेदर इसमें से निकाल लिए? चलायबा ने लिखा है द मैनेजमेंट डज नॉट रिटेन एविडेंस रिगार्डिंग गुड डिस्पैच एंड कस्टमर रिसीट ऑफ गुड्स इम्पैक्ट रिस्क ऑफ अंडर ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, रिस्क ऑफ अंडर ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स। चलो किस हद तक कह सकते हैं, आपके पास सबूत नहीं है ना, चलें जी। पर आपने यहाँ पे टारगेटेड इन्वेंट्री पे रहना है, सही है। चलें, अननेसेसरी क्लेम्स फ्रॉम द कस्टमर दे appropriate quantity is not received, very good। चलें, मे बी अ रॉन्ग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री इज कमिंग द बैलेंस शीट, वेरी गुड वेरी गुड। वो कह रही है कि सर जो बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, वेरी गुड। चलें जी, अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि सर मुझे रिस्क और जो है उसके इम्पैक्ट्स कैसे लिखने हैं। नाउ आप देखें इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर प्रोविजनिंग नहीं करेंगे, तो प्लीज आप जरा इसको देखें और मुझे बताएं। Since the uncorrected balance of outstanding debtor is 12.67% of PBT, this constitutes a material misstatement. Therefore, the opinion shall be qualified. Also, in the basis of qualified opinion para, the reason of qualified opinion shall be stated. Very good, yaar. नहीं, एविडेंस तो मिल गया ना।
हमें पता है ना 1,52,000 की गलती है। हाँ भाई, हम लिखेंगे द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इज irrecoverable and the directors have refused to book provision against it. Therefore, it is considered to be a misstatement. ओके, बाकी बच्चों का भी रीड कर देते हैं। एज अ डायरेक्टर रिफ्यूजिंग टू मेक एनी एडजस्टमेंट, ये एमन का रीड कर रहा हूँ मैं, इन दी एफएस रिगार्डिंग द वॉरियर्स ओवरड्यू बैलेंस, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, दिस इज अ मिस स्टेटमेंट एज इट मे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। अच्छा देखो, हम ऐसे नहीं लिखते एमन, कभी हमें ये नहीं लिखना कि इट विल इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। आपने सिंपल, आपने और इस इट में नहीं, आपने सिंपल मटीरियलिटी का बताना है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको। सही है, तो ख्याल से। अच्छा, जैनब लिखती हैं ओवरड्यू बैलेंस ऑफ 15,200 फ्रॉम वॉरियर कॉन्स्टिट्यूट्स अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देयरफॉर। अच्छा, ओवरड्यू बैलेंस, देखो जैनब आपने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आपने लिखा है कि ओवरड्यू बैलेंस ऑफ 15,200 फ्रॉम अ वॉरियर कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसस्टेटमेंट। ओवरड्यू होना मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट पे प्रोविजन ना होना एक मिसस्टेटमेंट। तो अल्फाज का चुनाव बिल्कुल सही, बाकी सही है। शहीद लिखते हैं डायरेक्टर्स क्लेम नॉट टू मेक एनी एडजस्टमेंट दी एफएस रिगार्डिंग रिसीवेबल इज इनकरेक्ट, देयरफॉर। अच्छा देखो, आपने शहीद क्या लिखा है, डायरेक्टर्स का क्लेम जो है इनकरेक्ट है। भाई ये बताओ ना, क्योंकि मिस स्टेटमेंट है, ये लिखो ना, अल्फाज यूज करो। डायरेक्टर्स डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू मेक एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस स्टेटमेंट और गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। और गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं, और नहीं, पहले आप बताएंगे कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस स्टेटमेंट सिंस इट इज 12.5 समथिंग % ऑफ दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। अभी यहां पे लिखते हैं ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस स्टेटमेंट। अब आगे क्या लिखेंगे, दिस मिस स्टेटमेंट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कितनी है, 12.57% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। द ऑडिटर should give a qualified opinion, and in basis for qualified opinion section the auditor should describe the nature of misstatement। यानी बात क्लियर है, बात समझ आई? हाँ जी मेरे बच्चों, क्लियर है ये बात? तो लिखने में बड़ा गेम है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और सवाल के ऊपर। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट देख लो पहले। लाइबा लिखती हैं, डायरेक्टर्स आर नॉट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस विल बी अ मिस स्टेटमेंट whose effect is material, very good, and the balance is 15,200 which is more than the materiality level, therefore the auditor shall express a qualified opinion। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी वेल ड्राफ्टेड। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें बच्चों। अच्छा देखो, अब सलमान आप कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे सेल्स का एविडेंस नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है ना, मेरी जान, मुझे पता है कि इतने की ही गलती है। खैर हो गई शैजिल, सही है? नहीं फरिया, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हो, ये तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। किसका? नहीं नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड में कैम का क्यों जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो कैम में बताते हैं, पर वो उसमें बोला ओपिनियन पे इम्पैक्ट बताओ। सही है, चलें, गुड। अब आगे देखें। नहीं नहीं, देखो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, सही है जी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो कैम के सेक्शन की शुरुआत ऐसे होगी, इन एडिशन टू द मैटर
डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड, उसको मैटर को यहाँ नहीं बताएंगे, खाली ऊपर रेफर करेंगे बस, डिस्कस नहीं सिर्फ रेफर करेंगे कि उसके अलावा ही है। सही है, चलें जी। रिक्वायरमेंट है फॉर ईच ऑफ द टू सिचुएशन आउटलाइंड अबव स्टेट वेदर यू वुड मॉडिफाई, बोल रहा है कि पहले बताओ कि क्या आप उसको मॉडिफाई करेंगे या नहीं करेंगे अपने ऑडिट ओपिनियन को। किस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, ओपिनियन पे। गिव रीजंस फॉर योर कंक्लूजन एंड डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन इफ एनी टू ईच ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलें जी, पहले है हैटी लिमिटेड, तो पहले वो करके दिखाएं। ये यहाँ पे, अरे हाँ मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ तुम लोगों को, अभी कर रहा हूँ। Written representation that it is provided all the information access, so it would be considered as a scope limitation. The fact is pervasive. Good. Nabil, as the management has refused to provide the written representation of certain information, it will be constituted as a scope limitation. The fact will be pervasive. अच्छा, यानी आप सब क्या इस बात को मानते हैं कि ये एक स्कोप लिमिटेशन है ना, क्योंकि वो लिख के देने से मना कर रही है, तो इतना रिस्की एलिमेंट है क्या कि सोच है कि कल को वो आपको लिख के नहीं है तो मैनेजमेंट तो बोलेगी मैंने आपको कब कहा था कि मैंने सब दिया आपको, आप मांगते मुझसे चेक करते, तो मतलब यहाँ पे आपको डाउट हो गया कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन पूरे साल मिली है वो कंप्लीट नहीं है और इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं है। तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन नॉर्मल नेचर की है, परवेजिव नेचर की है? परवेजिव नेचर की है। तो सर ये देखिएगा, हम यहाँ पे रीड करते हैं कि द ऑडिट ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड एज द रिफ्यूजल टू प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन मीन्स द ऑडिट इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence. The issue is material and pervasive as possible effects are not confined to a specific elements, accounts or items in the financial statements. तो ISA 580 आपको ये लिखने की नीड भी नहीं है। खैर, written representation requires the auditor to issue a disclaimer of opinion. The disclaimer will be headed up. अब देखो उसने क्या बताया, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताया। डिस्क्लेमर में हेडिंग आएगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन and explanation of the reasons for the disclaimer of opinion will be given immediately after disclaimer paragraph. और किस पैरा में बताऊंगा, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। तो जैसे हम बताते भी हैं वैसे कि बेसिस फॉर ओपिनियन बताऊंगा, उसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, तो ये सारी चीजें क्लैरिटी है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों सबसे पिक हो गया था सबसे पिक, गुड। नहीं, बेसिस फॉर ओपिनियन में गलत, अभी भी गलत भाई। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखोगे? नहीं, बिकॉज ऑफ द, हाँ बेसिस फॉर ओपिनियन की बात कर रहा हूं। सिर्फ ये बता दोगे कि जो हालात वाक़यात हैं कि वी हैव बीन नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द रिटन रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन, दैट्स इट। अच्छा, फरिया कह रही हैं सर ये तो बोला ही नहीं कि हर चीज के रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। अभी रीड कर लेते हैं फरिया, ये आप रीड करें। द मैनेजमेंट ऑफ हेड रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो लिख के देने को मना कर दी है कि उसने ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, तो आपने क्या किया, पूरा साल ऑडिट कर लिया, यानी 2 महीने ऑडिट किया पूरे साल का। आप मैनेजमेंट को कह रही है भाई तुम मुझे कंफर्म लिख के दो कि तुमने सारा डेटा पूरे साल में दिया है। अच्छा, मैनेजमेंट ने कहा ये तो मैंने लिख के दे दी, मतलब उसके दिल में डाउट है। तो अगर उसके दिल में डाउट है तो मतलब आपको पूरे साल सही डेटा नहीं मिला। सही डेटा नहीं मिला तो तुमने ऑडिट सही किया होगा, सैम्पलिंग सही की होगी, डॉक्यूमेंट सही होंगे, हाँ या नहीं? और देखो ये भी बोल रहा है, ये भी मना कर रहा है कि सारी ट्रांजैक्शंस जो है फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड हो गई। मतलब वो हो सकता है कि कह रहा हो कि भाई कोई क्लेम हो, कोई केस हो, वो रिकॉर्ड ना किया हो, डिस्क्लोज ना किया हो, तो आपके तो लग गए। सही है, ये वो वाली रिटन रिप्रेजेंटेशन है, नेसेसरी। क्लियरिटी है? वेरी गुड। चलें जी, दूसरा वेक्टर लिमिटेड, ये रहा जी। Liquidation of Perkins Limited after the year end is a evidence of the condition which existed at year end. Very good yaar, very good start, very good start. So the provision should be recorded. If management refused to record provision, it would be considered as a misstatement of fact is material because 1,90,000 greater than 5% of PBD. The auditor shall give a qualified opinion. Very well drafted yaar, good.
मूसा लिखते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ वेक्टर लिमिटेड हैव रिफ्यूज्ड टू बुक प्रोविजन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स एज द अमाउंट इज 12.75% ऑफ पीबीटी. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द ऑडिट. अच्छा देखो, आपने जो ये लिखा है ना मूसा कि ये डायरेक्ट मिसस्टेटमेंट है, पर पहले आपने ये बयान करना है कि ये कौन सा इवेंट है. एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड. क्योंकि देखो वहां से फ्लेयर आ रहा है इसका, तो एग्जामिनर सुनना चाह रहा है. बात समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों. मैं अब मेरी बात समझो, मैं आपको प्रूव करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ लिखने को. आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे ना प्रैक्टिकली, मैं इतने सिनेरियोज देखता हूँ दिन में पूरे. क्लाइंट बोलता है भाई लिक्विडेशन कब हुई है, हाँ ईयर एंड के बाद, तो वो आपसे ऐसी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देगा, बोलेगा भाई बाद में हुई है तो ये तो बाद का इवेंट है, पहले क्यों करूं. तो आप बोलेंगे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. अच्छा शैजल, तुमने भी वही लिखना है, ये गलत लिखा तुमने, कंडीशन एग्जिस्ट करने वाली बात लिखनी थी. A person become bankruptcy by a series of event. A person become bankrupt. Okay जी, this is the condition existed at year end. अच्छा इसको यूं भी लिख सकते हैं शहीर कि a bankruptcy of a customer after the year end is an adjusting event because a customer becomes bankrupt by a, तो condition might have been existed at reporting date. सही है, बाकी तो सही है. Zainab, as the debtor of the vector had gone into liquidation after the year end but the condition existed at reporting date, the amount is not now recoverable. अच्छा, is now doubtful या not recoverable. सही है. Therefore it is a misstatement of a material nature because the amount of receivable exceeds the materiality level. Very good drafted, very well drafted. Conditions for liquidation of purchase existed before the year end, at year end लिख दो. Therefore this is an adjusting event. Very good Abdul Aziz. Laiba लिखती हैं, a subsequent event occurs after the year end, a customer goes into liquidation process which is an adjusting event as condition. अच्छा लाइबा थोड़ा सा फ्रेजिंग सही कर लो ना, क्योंकि थोड़ा सा रीड करने वाले को कंफ्यूजन नहीं हो जाए, नहीं एग्जामिनर को रीड करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट अल्फाज होने चाहिए. लिक्विडेशन ऑफ द कस्टमर आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट, पर आप अगर ये लिख रहे हैं ना कंडीशन एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, ये नहीं लिखिएगा. कंडीशन माइट हैव एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट बिकॉज द कस्टमर बिकम्स बैंकरप्ट बाय अ सीरीज ऑफ इवेंट. सही है, लाइबा क्लियर है, बाकी तो गुड है. तो वही तो कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं ना उसको करने से. राइट ऑफ ईयर एंड के बात करेगा ना मेरा मुन्ना, तो प्रोविजन कर लेगा. लिक्विडेशन का मतलब समझते हो क्या है? बैंक करप्ट हो गया, तो बैंक करप्सी के बाद के जब उसके एसेट्स का बंटवारा नहीं होगा तो फिर हाउ यू कैन से कि राइट ऑफ कर दो, प्रोवाइड कर दो, जितने मिल गए बाकी राइट ऑफ कर देना फिर. सही है, यस प्रोविजन. हाँ जी बच्चों आओ सोल्यूशन. द ऑडिट ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पर्किंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्किंस इज एन एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट. इट इंडिकेट्स कंडीशन एग्जिस्टेड एट, इंडिकेट्स कि कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी. इट इज डाउटफुल दैट वेक्टर विल रिसीव पेमेंट एंड द अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर. Irrecoverable amount is 2.2% of total assets and 12.7% of PBT. Therefore, it is considered to be material. और फिर जब मटीरियल होता है तो ऐसी बात है, और परवेजिव नहीं होता तो कन्फाइंड टू अ सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट है, तो क्या करेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, एक्सेप्ट फॉर लिखेंगे, और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बताएंगे कि मसला क्या था. हाँ बच्चों बात क्लियर है, जल्दी बताओ. अब आपको रिपोर्ट पे थोड़ा सा वो आया. आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कल आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाऊं. कैसे? कल मैं सवाल कराऊंगा जिसमें रिपोर्ट बनी हुई होगी, पर हो सकता है गलत हो सकता है सही हो. सही है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो. सही है, ये कर लें. क्योंकि देखो मैं, हाँ अब देखो मैं, अब दो चीजें रह गई हैं रिपोर्ट में मेरे पार्ट पर प्रैक्टिस के लिए फर्दर, वो पहले भी करा चुका हूं. एक रिपोर्ट बनी हुई है, गलत सही उसमें आपने देखना है, गलतियां बतानी है, डेफिशिएंसी बतानी है रिपोर्ट में. सही है. दूसरा, मैं दो सवाल ऐसे करा दूंगा आपको जिसके अंदर आपने ओपिनियन लिखना होगा, तो बराए मेहरबानी कर याद करके आइएगा ओपिनियन. सही है. हम रिपोर्ट का चैप्टर क्लोज करेंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर के ऊपर. सही है, सही है जी, बता दो जल्दी से. क्लियर है? FAR 2 का कल है,
FIR 2 का कर ले जानी, अभी पोस्ट आती है, सही है, मैं करवा देता हूँ कल दोपहर में तुम्हारी। हाँ 10 से 12, 12 से 2 है और 2 से वो है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी पहले कल तो ऑडिट वही है ना, रिपोर्ट ही है ना, सही है, चलें मिलते हैं जानी, अल्लाह हाफिज़।